पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम अंसेरा की झाड़ियों में जीवित अवस्था में मिला नवजात शिशु। सूचना मिलते ही क्षेत्र में फैली सनसनी। मौके पर जमा हुई भीड़। नवजात शिशु का वाराणसी में प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल किया गया रेफर। डबल मनी एजेंट को दिए हुए पैसे मांगना महिलाओं को पड़ा महंगा। एजेंट ने महिला और उसकी भाभी को गालियां देकर की मारपीट, जान से मार डालने की धमकी भी दी। पीजी कॉलेज में साल भर से नहीं हुई पानी की टंकी की सफाई। महीनों से खुले में पड़े हैं टंकियों के ढक्कन। गंदा और मटमैला पानी पीने को मजबूर हुए विद्यार्थी। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत ग्राम चने के घने जंगल के बीच कन्नार टोला नाले में अज्ञात महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस के द्वारा मृतका की शिनाख्त करने सोशल मीडिया में वायरल की तस्वीर। पटवारी परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर आदिवासी विकास परिषद युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पटवारी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चनई के घने जंगल से प्रवाहित होने वाले कनार नाले में बुधवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच की बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। बताया गया कि महिला का शव लाल साड़ी व ब्लाउज में है और बाएं पैर में काला धागा बंधा हुआ है। परसवाड़ा थाना पुलिस मृतका की पहचान करने के लिए आसपास के थानों के अलावा इंटरनेट मीडिया पर फोटो वायरल की ताकि शिनाख्त जल्दी हो पाए। शव को देखने के करीब एक सप्ताह पुराना लग रहा है। पानी में शव रहने की वजह से चेहरा खराब हो गया है। परसवाड़ा थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार बघेल ने बताया कि कन्नार नाला ग्राम कनई के घने जंगल में आता है। यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है। इस क्षेत्र में वैसे तो कोई ज्यादा आता जाता नहीं है। महिला का शव मिला है जिससे शरीर पर कई चोट के निशान भी नहीं मिले हैं। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल परसवाड़ा में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि शव पानी में बहा है या फिर किसी ने हत्या करके यहाँ फेंका है। मृतका की पहचान करवाने के लिए हमारे द्वारा आसपास के थानों में इसकी जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही व्हाट्सएप के अनेक ग्रुपों में फोटो वायरल की गई है जिससे जल्द से जल्द मृतका की पहचान हो सके। मृतका की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बेलगांव के बेलगांव टोला से ददिया पहुंच मार्ग का लंबे समय से मरम्मत कार्य नहीं करवाए जाने के कारण पूरा मार्ग खराब होने के साथ ही गड्ढों में यह तब्दील हो चुका है, जिसके कारण मार्ग से आने जाने वाले ग्रामीण जन, किसान व स्कूली बच्चों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बेलगांव के बेलगांव टोला से ददिया पहुंच मार्ग कच्चा है और इस मार्ग पर किसानों की खेती भी है, जहां वर्तमान में धान रोपाई का भी कार्य जारी है। इसी मार्ग में निवासित लोगों के बच्चे भी ददिया व लालबरा पढ़ाई करने जाते हैं, परंतु वर्तमान में पूरा मार्ग कीचड़ व गड्ढों में तब्दील हो जाने के कारण खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में कच्चा मार्ग में निवासरत लोगों के परिवार में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में बीमार व्यक्ति को बेलगांव टोला चौक तक किसी साधन से लाना पड़ता है। उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस दौरान देरी होने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही मार्ग के दोनों ओर किसानों की खेती भी है, जहां वर्तमान में धान रोपाई का कार्य चालू है, परंतु मार्ग में बने गड्ढे व कीचड़ के कारण बमुश्किल किसान अपने खेतों तक जा पा रहे। कई बार तो पैर स्लिप होने से वह गिरकर चोटिल भी हो रहे, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों में शासन प्रशासन के प्रति आक्रोश है। अभी यहाँ की रोड की वही है स्थिति जो कि कीचड़ है। आने जाने की व्यवस्था खत्म हो गई। बच्चे स्कूल जाते हैं, उसकी नहीं जा पाते। एक दो बैलगाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे गड्ढे के कारण। गड्ढों के कारण? हाँ, गड्ढों के कारण। जैसे अभी किसानों का रोपाई का कार्य चालू है तो फिर कैसे पहुँच पाते हैं खेत तक वो लोग? यहाँ बहुत तकलीफ। पूरी गाड़ी हमारे घर के सामने रखते हैं, उसके बाद पैदल जाते हैं वो लोग। तो कई बार तो जो खाना लेके जाते होगी महिलाएं तो गिर भी जाती होगी? गिर जाती हैं, एक दो बार भी गिर गए, खाना भी गिर गया। वो हम भी यहाँ से बनवा के देते हैं उनको खाना। जैसे मान लीजिए कि वो जो अंदर रहते हैं गाँव गोंडी टोला आमा टोला वाले, अगर कोई बीमार होगा तो एम्बुलेंस पहुँच पाती गाँव? नहीं पहुँच पाती।
फिर कैसा करते हैं लोग? वो लोग क्या है, फिर खंदे में उठा के लाना पड़ता है हमको 2 आदमी। यहाँ लेके आते हैं। जी। उसके बाद क्या होना चाहिए? अभी कोई निर्माण वगैरह कुछ नहीं हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ है, ना कोई देखने आया ना कोई कुछ आया है, मरम्मत कार्य वगैरह कुछ नहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ है। अरे आप तो एक आगे कितने दूर तक खराब बनी? ये आखिरी तक इसे पूरी खराब है रोड के। आमा टोला ये ददिया तक पूरे से जी, जैसे अभी आप रोपाई करने आ रहे हैं खेतों में तो किस तरह से परेशानी होती है? सब परेशानी, बैल ढोल सब लेडीज लोग का सब सिदोरी रख के जाते हैं तो सिदोरी भी गिर जाता है। अच्छा, गिर भी जाते हैं आप? हाँ पूरा वैसे खपन से जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ कीचल है क्या हाँ बहुत? बहुत कीचड़ है सब है इधर। अनेक कच्ची रोड है पूरी। हाँ कच्ची जैसे अगर पानी तेज बारिश हुई तो फिर जा पाते हैं कि नहीं? नहीं जाते, फिर वही कम होता है जब जाते हैं। ऐसा नहीं, गिर पड़ते भी हैं कि लोग? हाँ अच्छा, बरसात में गिरते हैं कि यहाँ से जाते हैं? पाद बंद हो जाता है फिर। अच्छा, जा नहीं पाते हैं, काम बंद हो जाता है। हाँ तो इसका कोई ऐसा निर्माण मरम्मत वगैरह नहीं करवाएं? एक भी नहीं करा है। 10 साल से हो गया 10 साल हो गया, एक भी नहीं करा। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर में 14 जुलाई से किया जा रहा है। इंदौर में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बालाघाट के खिलाड़ी दमखम दिखाकर प्रतियोगिता में अव्वल रहकर बालाघाट का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। इंदौर में आयोजित होने वाली इस राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बालाघाट के खिलाड़ी दमखम दिखाकर प्रतियोगिता में अव्वल रहकर बालाघाट का नाम रोशन करेंगे। यहाँ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 10 खिलाड़ियों की बास्केटबॉल टीम गुरुवार को कोच के साथ स्थानीय रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी टीम विगत दिनों जबलपुर में आयोजित संभागीय टूर्नामेंट में विजेता बनकर निकली है और वहाँ स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुई है। कल से इंदौर में स्टेट चैंपियनशिप का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे बच्चे वहाँ पर पूरे जोश खरोश के साथ जीतने की इच्छा शक्ति लेकर वहाँ जा रहे हैं। आज हम उनको यहाँ पर विदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। डबल मनी का पैसा मांगने गई एक महिला और उसके भाभी को डबल मनी के एजेंट ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर जातिगत गालियां देते हुए मारपीट कर दी। वहीं रुपए मांगने पर जान से मार डालने की धमकी भी दे डाली। 12 जुलाई को सुबह यह घटना लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम आबा में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हिरणबाई मजदूरी करती है। पिछले वर्ष अप्रैल 2022 में इस महिला को अपने परिचित के माध्यम से पता चला था कि उनके गांव का नारायण कस्बे लोगों से रुपए लेकर उनको 5 माह में डबल करके देता है। 11 अप्रैल 2022 को सुबह 7 बजे हिरणबाई को नारायण कस्बे घर के सामने घूमते हुए दिखाई दिया। हिरणबाई ने उसको रोककर डबल मनी स्कीम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अभी 5 महीने की स्कीम चल रही है, मैं लोगों से रुपए लेकर उनको 5 माह में डबल करके देता हूँ। हिरणबाई भी नारायण कस्बे के द्वारा दी गए लालच में आ गई। उसने उसी दिन 9 बजे नारायण कस्बे के घर जाकर उसके पास रखे 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए, जिसके बदले नारायण कस्बे ने हिरणबाई को अपने पास रखे चेकबुक से एक चेक बैंक का महाराष्ट्र शाखा भानेगांव का 3 लाख रुपए का चेक काट कर दे दिया, जिससे नारायण कस्बे के हस्ताक्षर भी थे। चेक देने के बाद नारायण कस्बे ने हिरणबाई को बोला कि यह चेक बैंक में मत लगाना, तुम्हारी मैच्योरिटी दिनांक आने तक चेक लेकर मेरे पास आना और उसका डबल पैसा लेकर जाना। इसके बाद हिरणबाई ने चेक लेकर अपने घर आ गई। मैच्योरिटी दिनांक पूरा होने जाने के बाद जब इस हिरणबाई ने नारायण कस्बे से अपने रुपए मांगे तो नारायण कस्बे टाल मटोल करने लगा। 12 जुलाई को सुबह 8 बजे हिरणबाई अपनी भाभी मीराबाई और भाई के साथ उसके घर गए। रुपए लेने के लिए गए तो उस समय नारायण कस्बे उन्हें वहीं मिला। जब नारायण कस्बे से उन्होंने रुपए की मांग की तो नारायण कस्बे ने उन्हें जातिगत रूप से गालियां देते हुए उनसे वाद विवाद करने लगे। गालियां देने से मना करने पर अतुल कस्बे, मनीष कस्बे और युवराज कस्बे ने हिरणबाई को हाथ बुक्कों से मारपीट करने लगे। वाद विवाद का बचाव करने के लिए जब हिरणबाई की भाभी मीराबाई तांडेकर आई तो उससे भी तीनों ने हाथ बुक्कों से मारपीट कर दिए और जान से मारने की धमकी दे डाली। इस प्रकार नारायण कस्बे ने हिरणबाई को डबल मनी का लालच देकर जहां उसके 1.5 लाख रुपए हड़प लिए तो वहीं रुपए मांगने आए उसे जातिगत गाली देते हुए उससे मारपीट भी कर दी। इस घटना की रिपोर्ट हिरणबाई के द्वारा लांजी थाने में की गई थी। लांजी पुलिस ने हिरणबाई की रिपोर्ट पर नारायण कस्बे, मनीष कस्बे, अतुल कस्बे, युवराज कस्बे सभी निवासी ग्राम आवा थाना लांजी निवासी के विरुद्ध धारा 420, 406, 120B, 294, 323, 506, 34 और धारा 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंधित अधिनियम 2019 की धारा 3(1) 2 VA अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए गए, जिनकी तलाश की जा रही है।
सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की बैयर की अदालत ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के विस्थापितों का मुआवजा दिलाने अनुविभागीय अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान आदेश बैंक में प्रस्तुत करने के मामले में दो आरोपी नवीन पिता राजेंद्र उपाध्याय 46 वर्ष वार्ड नंबर 14 सीआर पाट बैयर और अनिल पिता सालिग्राम मरकाम 33 वर्ष ग्राम अल्लाह गढ़ी निवासी को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विद्वान अदालत ने दोनों आरोपी को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामों को विस्थापित किया गया था। विस्थापित लोगों को मुआवजा दिया जाना था। चूंकि हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़ आदिवासी थे, इसलिए उनके हितों की रक्षा की दृष्टि से राशि का भुगतान के आदेश अनुविभागीय अधिकारी बैयर के द्वारा बैंक को प्रेषित किया जाता था। भुगतान के लिए वन विभाग के अधिकारी हितग्राहियों को लेकर बैंक जाते थे, तभी राशि संबंधित हितग्राही को भुगतान की जाती थी। दिनांक 6 जुलाई 2015 की शाम 5:30 बजे हितग्राही हिरोंदाबाई के नाम पर 2 लाख रुपए, हितग्राही जोत सिंह मेरावी के नाम पर 1 लाख रुपए, चैन सिंह ध्रुवे के नाम पर 1,50,000 रुपए भुगतान करने का आदेश भारतीय स्टेट बैंक शाखा बैयर में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी IAS रोहित सिंह का नाम लिखकर हस्ताक्षर किया गया था। अनिल मरकाम ने तीनों हितग्राहियों को अपने साथ लेकर बैंक में भुगतान के आदेश प्रस्तुत किए थे। आदेश को देखकर बैंक अधिकारी को संदेह हुआ। उन्होंने दूरभाष पर अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय से जानकारी ली, जहां से उन्हें बताया गया कि आज कोई भुगतान आदेश जारी नहीं हुई है। उसके बाद अनिल मरकाम बैंक से फरार हो गया और हितग्राही बैंक में चले गए। तब अनुविभागीय अधिकारी रोहित सिंह ने बैंक में प्रस्तुत सभी भुगतान आदेश अपने अवलोकन हेतु बुलाया। देखने में पाया गया कि उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर करके आदेश बनाया गया था। तब उन्होंने बैयर थाने में लिखित आवेदन प्रेषित कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट 101/2015 पंजीबद्ध किया गया था। पूछताछ में हितग्राही हिरोंदाबाई, जोत सिंह, चैन सिंह ने बताया कि मेडिकल स्टोर्स वाले नवीन उपाध्याय ने भुगतान का आदेश तैयार करके पैसा प्राप्त करने हेतु उनके साथ आरोपी अनिल मरकाम को बैंक भेजा था। तब अभियुक्त गण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। अभियुक्त नवीन उपाध्याय ने यह खुलासा किया कि स्वयं के मेडिकल स्टोर्स में रखे कंप्यूटर से भुगतान आदेश तैयार किया और स्वयं ही IAS अधिकारी रोहित सिंह के फर्जी हस्ताक्षर बना दिए। तब उसके लिए मेडिकल स्टोर से कंप्यूटर भी जब्त किया गया और बैंक से CCTV के फुटेज भी जब्त कर दी गई, जिसमें पाया गया कि भुगतान आदेश और हितग्राहियों को लेकर आरोपी अनिल बैंक गया था। संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात आरोपी नवीन उपाध्याय और अनिल मरकाम के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। हाल ही में यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश भूभास्कर यादव की अदालत में चला, जहां अभियोजन पक्ष दोनों आरोपियों पर अपराध सिद्ध करने पर सफल रहा। सजा के प्रश्न पर विद्वान अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्थापित हितग्राहियों का पैसा बैंक से नहीं निकल पा रहा था, तो अभियुक्त गण ने पैसा निकालने में सहयोग करने के लिए दस्तावेजों की कूट रचना कर दी। यद्यपि इस प्रकार का सहयोग करना भी अपराध है। इस मामले में पैसों का आहरण नहीं हो पाया था। अंततः विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त नवीन उपाध्याय को धारा 467 के तहत अपराध में 3 वर्ष की कठोर कारावास, 20,000 रुपये का अर्थदंड और आरोपी अनिल मरकाम को धारा 471 के तहत अपराध में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जनपद शिक्षा केंद्र खैलांजी में 5 दिवसीय FLN बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान प्रशिक्षण कक्षा 3 के शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को गंदगी से परेशान होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि शासन के द्वारा कक्षा 3 के शिक्षक शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के मॉडलों की जानकारियां मास्टर ट्रेनरों के द्वारा दी जा रही। शासन का निर्देश था कि 5 दिवसीय शिविर में प्रत्येक दिन 4 कक्षाओं में शिविर आयोजित किए जाएंगे, परंतु जनपद शिक्षा केंद्र खैलांजी में 3 ही कक्षाओं का आयोजन किया गया। वहीं मोबाइल भवन को प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया, जहां पर 2 कक्षाएं लगाई जा रही है। वहां पर पानी उपलब्ध नहीं है क्योंकि पानी की टंकी नहीं लगी हुई, जिससे शौचालय व बाथरूम में भी गंदगी है। वहीं जो जनपद शिक्षा केंद्र जहां पर 1 कक्षा लगाई जा रही है, वहां पर भी बाथरूम में गंदगी बनी हुई है। इस तरह साफ सफाई या पानी की उपलब्धता कराने के पीछे BRC के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रशिक्षणार्थी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पता चला कि BRC भवन में जो ट्रेनिंग चल रही है, शायद 4 या 5 दिन की ट्रेनिंग हुई तो 4 दिन समाप्त हो गया है, क्योंकि वहाँ पर BRC भवन में ना टंकी है, माइल भवन में टंकी नहीं है और उसके अलावा वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और आसपास इतनी गंदगी पूरी कीचड़ से लबरेज है। तो वहाँ जो ट्रेनिंग चल रही है वो ट्रेनिंग पूर्ण रूप से मेरे को समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर सुविधा अच्छे से हो रही है। दूसरी चीज़, कुछ टीचरों का कहना ऐसा भी है कि जो BRC भवन है
बीआरसी भवन में जो बाथरूम है, जो वहाँ वाशबेस है, इतना ख़राब है कि हाथ वो धोने लायक तो है ही नहीं और पेशाब जाने लायक भी नहीं है, इतनी गंदगी है वहाँ पर। और जो ट्रेनिंग चल रही है, मुझे ऐसा पता चला है कि जो मायर भवन में ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ ट्रेनिंग होनी है 4 विषयों की, क्योंकि वहाँ 2 विषयों की ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग बीआरसी भवन में हो रही है। और उसके बाद ये पता चला कि पंचायत से मेरी बात हुई कि आपने जो मायल भवन को दिया है वो किराए पे दिया गया। उन्होंने कहा मुझे उन्होंने बताया कि ये किराए पे हमने नहीं दिया है। और मुझे पता चला है मामला ये है कि जैसे हमको पता चला है कि बीआरसी के द्वारा एक 4 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है, जिसमें 4 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसकी जानकारी मुझे बीआरसी महोदय ने कुछ मेरे ऑफिस में आके दी गई थी कि हमारे 4 दिन का प्रशिक्षण होगा। तो मैंने उनसे कहा था, उनने मुझे माइल भवन के बारे में पूछा था कि माइल भवन हमें कहाँ से अनुमति मिलेगी, तो मैंने उन्हें बताया कि पंचायत से उसकी अनुमति मिलेगी। और मैंने वो ये भी बताया कि माइल भवन में पानी की व्यवस्था नहीं है, तो अगर आप जब ट्रेनिंग या प्रशिक्षण चालू करेंगे तो आपको एक टैंकर वहाँ अवेलेबल कराना है, ताकि प्रशिक्षण करता है या जो टीचर लोग आएंगे उनको बाथरूम लेट्रिन की व्यवस्था हो सके, और दूसरी पीने के पानी की व्यवस्था की जाना चाहिए था। तो जैसा कि मैंने अभी सुना कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, और सबसे बड़ी बात कि 4 दिवसीय प्रशिक्षण था और अलग अलग 4 सब्जेक्ट पर प्रशिक्षण था। लेकिन जैसे कि मुझे अभी वर्तमान में पता चला है कि माइल भवन में दो क्लासेस लगेगी प्रशिक्षण की, और बीआरसी भवन में 1 क्लासेस लगेगी, लेकिन एक सब्जेक्ट का प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा भी पता चला है, जिसके बारे में मुझे अभी भी जानकारी मिली है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये सब नहीं होना चाहिए था, और जब वहाँ असुविधा जो हो रही है पानी को लेकर, पीने के। हाँ जी, अभी यहाँ कक्षा 3 पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, जो 10 तारीख से 14 जुलाई तक संपन्न होगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें जो कक्षा 3 पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, जो बच्चों को किस प्रकार से बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित जो मॉड्यूल आए हैं, उसके बारे में शिक्षकों को राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महोदय, ये कितनी क्लासों में दिया जा रहा है? कक्षा 3 पढ़ाने वाले शिक्षकों का, जिन्होंने कक्षा 1 और 2 का प्रशिक्षण नहीं लिया। शासन के निर्देश थे कि 4 विषय को 4 इसमें प्रतिदिन लगाना है, मगर आपके यहाँ पे 3 ही लग पा रहे हैं। ये कक्षों की कमी के कारण से हमने 4 बैच बनाया है ऑनलाइन, पर कक्ष नहीं मिलने के कारण हमने उनको सेट किया है 3 कक्षों में। तो सर, चौथा कक्ष कहाँ है? नहीं, चारों विषय का प्रशिक्षण होगा, 5 दिवसीय प्रशिक्षण। तो सर, वो जो बहुत फैली हुई जी, है, अभी बरसात का मौसम है, पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसे लेड बाथ में पानी की उपयोगिता नहीं है, अपने यहाँ पे जो है काई, अपने वॉश बेसिन में काई जम चुकी है, और अपने लेड बाथ भी पूरे अंदर से ख़राब हो चुके हैं, तो इन पे साफ़ सफाई और अपने पानी की उपलब्धता पे, तो इस पर क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन तो करते हैं सर, पर अभी थोड़ा सा बरसात के मौसम के कारण थोड़ी सी ऐसा लगता होगा आपको, पर उसको अभी तत्काल भी करवाते हैं। रोज भी सफाई होते रहती है, पर आज भी अभी हमने बुलाए हैं कर्मचारी को, वो आके जैसे अभी गए थे हम, तो देखे तो वहाँ पे पानी की उपलब्धता नहीं थी, तो फिर अभी आपको फ़ोन लगाया थोड़ी देर बाद। ये सर लाइट के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम, ग्रामीण एरिया है तो लाइट के कारण थोड़ा सा परेशानी होती है, पर समय समय रहते हम सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, अपडेट लेते रहते हैं। कितने दर्ज है शिक्षा? वाराणसी नगर के लालबरा रोड स्थित गुरु नानक धर्मशाला में 13 जुलाई को मेट महासंघ वाराणसी की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेट महासंघ के द्वारा की जा रही विभिन्न प्रकार की मांगों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालकर जानकारी दी गई। वहीं शासन से मांग रखने और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आगामी समय में लिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के निर्णय से उपस्थित मेट महासंघ के सदस्यों को अवगत कराया गया। जैसा कि समस्त विभागों के कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान जी कुछ न कुछ सौगात के रूप में दे रहे हैं, उसी प्रकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को संपूर्ण भारत में ही नहीं, मध्य प्रदेश में 23,000 पंचायत और 52 जिला में ये कार्य किया जा रहा है। और उसी ग्राम पंचायत में हम लोग मेट का काम करते हैं, और मेट के दौरान हमें आज तक 18 सालों से हम लोग कार्यरत है, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें पारिश्रमिक जो रेट हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मजदूरी दर पर ही हमारा भुगतान होता है, और जबकि
हम माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी से मैं निवेदन करता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हमारी भी ग्राम पंचायत मेट महापंचायत भोपाल में बुलाई जाए और जैसे कि हमारी मांगे हैं संविदा कर्मी का हमें दर्जा दिया जाए, रोजगार सहायकों के समान हमारा वेतनमान तय करके हमें शासन और प्रशासन के माध्यम से स्वीकृति दिलाई जाए। और स्वसहायता समूह की महिलाओं की शिवराज सरकार ने भर्ती कराई गई है, लेकिन बहुत सारी पंचायतों में हमारे को सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुसीबत झेलना पड़ता है। तो शिवराज सरकार हमारे भाई से हमारी यह विनती है कि जैसे आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंच, सरपंच, जिला अध्यक्ष, सब के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो हमारे ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए। वारासनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरंडी निवासी धनेन्द्र बागड़े ने मनोज गौतम पर प्राणघातक हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए प्रार्थी ने बताया कि वह अपने घर ग्राम सरंडी में जा रहा था, तभी उसे मार्ग में मनोज गौतम के घर में आपसी विवाद की आवाज़ सुनाई दी, जिस पर वह अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर गया और मनोज गौतम सहित उसके परिजनों को समझाई दी, जिस पर मनोज समझने को तैयार न होने पर वह सभी वापस बाहर आ गए। तो मनोज गौतम के घर के बाजू में स्थित दुर्गा निवारे की किराना दुकान में वे खड़े थे, तभी अचानक पावड़े को लेकर मनोज गौतम दुकान में आया और धनेन्द्र बागड़े को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए उस पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिसमें धनेन्द्र को काफ़ी चोटें आई। लोगों ने बीच बचाव कर मनोज को दूर हटाया और धनेन्द्र को तत्काल शासकीय सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। सर, मैं रात में घर गया था वाराणसी से और दुकान में मैं खड़ा था। उसके बाद मैं घर जब आने के लिए मोटरसाइकिल से अपने घर आ रहा था, तो वैसे में मुझे झगड़े की आवाज़ आई, तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुक गया और उसके बाद में रुकने के बाद में दूसरे भी 2-4 लड़के और आ गए, सारे लोग, बहुत से लोग जमा हो गए। उसके बाद में उसकी मिसेस आई बुलाने के लिए कि भैया, किसकी? मनोज गौतम की मिसेस आई बुलाने। क्या नाम है उसकी पत्नी का? नाम नहीं पता है मुझे। और वो हम लोगों को बोलने लगी, 2-4 लड़कों की, भैया घर चढ़ो, वो तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ कर रहा है, घर में उत्पाद मचाया हुआ है। और उसके बाद में भी नहीं जा रहे थे, पर आखिर में हमको ऐसा लगा कि हम 3-4 लड़के बीच बचाव करने उसके घर गए, जिसमें से वो हमारी बात नहीं माना, तो हम लोग वापस आ गए। और वापस आने के बाद में हम लोग दुकान के बाजू में खड़े थे। वो अपने घर से पावड़ा लेकर के निकला और माँ बहन की गाली दिया, गंदी करके पावड़ा आकर के मुझे मार दिया। शासन के द्वारा गरीबों को बेहतर व ईमानदारी पूर्वक राशन वितरण के लिए पीओएस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों से ऑनलाइन राशन वितरण की व्यवस्था की गई, परंतु सर्वर की परेशानी के कारण यह पीओएस मशीन से राशन वितरण की प्रक्रिया राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं व विक्रेताओं के लिए सरदर्द बन गई, क्योंकि आए दिन मशीन का सर्वर डाउन होने की वजह से विक्रेता उपभोक्ताओं को समय पर राशन का वितरण नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही एक मामला लालबर्रा नगर मुख्यालय स्थित व्रताकार सेवा सहकारी मर्यादित समिति लालबर्रा व मार्केटिंग सोसाइटी मानपुर में सामने आया है, जहां सर्वर नहीं चलने के कारण रोजाना ही बड़ी संख्या में राशन लेने पहुंच रहे राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को चावल, गेहूं, शक्कर व नमक नहीं मिल पा रही। ऐसी स्थिति में वे काम धंधा छोड़कर राशन लेने के लिए पहुंचकर गरीबों को बिना राशन लिए ही मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। जुलाई माह का 13 दिन बीत जाने के बाद भी बहुत कम कार्डधारकों को राशन का वितरण हो पाया है, क्योंकि किसी भी समय सर्वर चलना बंद हो जाता है। अगर सर्वर ऐसा ही चलते रहा तो सभी को उचित मूल्य की दुकान से मिलने वाला राशन समय पर नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में जो परिवार उचित मूल्य के राशन के भरोसे निर्भर है, तो उनके सामने विकट समस्या खड़ी हो जाएगी और राशन लेने के लिए रोजाना ही उचित मूल्य की दुकान का उपभोक्ता चक्कर लगा रहे। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लोहारा में स्थित ग्राम की एक महिला कविता पति धर्मेंद्र उई के 25 वर्ष को सांप ने काट दिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया गया कि कविता अपने पति के साथ खेती मजदूरी करती है। 13 जुलाई की रात्रि में कविता अपने 8 माह के बच्चे के साथ पलंग में सोई थी।
12 व 13 जुलाई की दरमियानी रात 3 बजे करीब कविता ने अपने पति को उठाया और बोला कि उससे चक्कर आ रहा है। तब कविता के पति धर्मेंद्र ने अपने मम्मी पापा को भी उठाया। कविता के पैर के पिंडली में कोई जीव जंतु काटने के निशान देखे गए। संभवतः कविता के पैर में पिंडली में किसी सांप ने काट दिया था। परिवार वालों ने तुरंत ही कविता को मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है। नगर के पीजी कॉलेज में इन दिनों अव्यवस्थाएं चरम पर है, जहां अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को पीने के पानी तक की उचित सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर इन दिनों विद्यार्थी काफी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि पीजी कॉलेज की छत पर पेयजल व्यवस्था के लिए लगाई गई पानी की टंकियां करीब 1 वर्षों से साफ नहीं की गई। वहीं सभी पानी की टंकियों के ढक्कन भी खुले पड़े हुए हैं, जहां टंकियों में काई जम गई और वहीं पानी विद्यार्थी पीने के लिए मजबूर है। बताया जा रहा है कि शुद्ध पेयजल की सुविधा का लंबे समय से विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार आवेदन निवेदन करने के बावजूद भी कॉलेज प्रबंधन के द्वारा विद्यार्थियों से जुड़ी इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया, जिसके चलते विद्यार्थी काफ़ी परेशान है। समस्या ये है कि 6 महीनों से टंकी की सफाई नहीं हुई है और पीने योग्य पानी नहीं है कॉलेज में। जो स्टूडेंट वही गंदा पानी पी रहा है, जिसमें टंकियों में पूरी काई जम चुकी है और पूरा कचरा जमा हो चुका है टंकियों में। 6 महीने से टंकी की सफाई नहीं हुई है और इस कारण टंकियों में ढक्कन भी नहीं लगे गए हैं। इस कारण स्टूडेंट बीमार हो सकता है। आज हमने एनओसीआई के द्वारा जो टंकियों को आज देखा गया कि टंकियां में कम से कम 1-1 साल से टंकियां साफ नहीं हुई है। इतनी गंदी पड़ी हुई है और उस पानी को स्टूडेंट पी रहा है। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां पानी से होती है और आज पानी इतना बेकार हो चुका है पीजी कॉलेज के अंदर का कि आपको बता नहीं सकते। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है छात्रों को अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। अच्छा, ये आपने कभी प्राचार्य से बोला था कि सर टंकी साफ कर दीजिए? पिछले 3 सालों से एनओसीआई आंदोलन कर रही पानी के नाम पे। पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है पीजी कॉलेज के अंदर में। इसके पहले मटके की भी बात करी थी गर्मी के लिए, पर आज टंकी में साफ सफाई कुछ भी नहीं है। आज हमने टंकी में चढ़ के देखा तो 1 साल हो चुका है, टंकी साफ़ नहीं हुई है। आज हम लोग ने यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे भी हमने बात करें सबसे पहले, उसके बाद हमने टंकी को देखे। अच्छा, कितनी टंकियाँ लगी हैं यहाँ पर? कम से कम 12 टंकी है समथिंग। अच्छा। जो 12 टंकी में बहुत ही मिर्ची तेज लगने से एक महिला ने धोखे से शक्कर की जगह यूरिया सोडा का सेवन कर लिया। यूरिया सोडा का सेवन करने से अस्वस्थ महिला उषा पति धर्मेंद्र बोरकर 30 वर्ष ग्राम साकड़ी थाना रामपाली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उषा बोरकर घरेलू काम करती है और घर में ही किराना दुकान चलाती है। बताया गया कि 12 जुलाई की शाम 7 बजे उषा बोरकर ने घर में खाना बनाया और परिवार के साथ मिलकर खाना खाने के बाद उषा बोरकर अपनी किराना दुकान में बैठी थी। उसी समय बिजली नहीं थी। उषा बोरकर ने खाने में मिर्ची तेज हो जाने पर दुकान में रखे शक्कर की जगह धोखे से यूरिया खाद का सेवन कर लिया। गले में जलन होने पर उसने पानी पी लिया। गले में अधिक जलन होने पर उषा बोरकर ने अपने पति को यह बात बताई, जिन्होंने उसे अस्पताल लाकर भर्ती कराया है।